हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ठेस। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इसके रचयिता हैं फर्नीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म पूर्णिया जो कि बिहार में है वहां हुआ था और इनकी मृत्यु भी बिहार में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस जो कि उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी जो कथा संग्रह है, ऋण, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज है आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक कथाओं के नामों की सूची तैयार कीजिए। लोक कला जो है उनके नामों की जो कि प्रचलित हैं, तो जैसे मधुबनी, कांगड़ा, तंजावुर, पिछवई, बाटिक, जादो पाटिया, गोंड, ठंकक, पिथौरा, यमुना घाट, कलमकारी, चित्तर, पात चित्र, फड़, बरली। ये जो है लोक कलाएं हैं जो कि फेमस हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में चलाए जाने वाले लघु उद्योगों की जानकारी रेडियो दूरदर्शन पर सुनिए और इसके मुख्य मुद्दों को लिखिए। जैसे कोल्हापुरी चप्पल कहाँ होती है? कोल्हापुर में। बरली पेंटिंग ठाणे में। लकड़ी के खिलौने सावंतवाड़ी। गजिका सावंतवाड़ी। चांदी का काम हुबरी। बिदरी का बीदर। दरी विदर्भ। बांस का काम रायगढ़ ठाणे। पीतल के संगीत वाद्य ताल झांझ घंट जो कि है वो बनते हैं। तो ये हमारे हो गए क्या? लघु उद्योग। इसके अलावा जो हमारा प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम, सिरचर को कौन से काम आते थे? तो पहला है मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। दूसरा था भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाना, दूसरा काम। तीसरा काम सतरंगे डोर के मोड़े बनाना। और चौथा काम बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चिक बनाना। ये चारों काम थे जो सिरचन को आते थे। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए का पहला प्रश्न है, सिरचन का मेहनताना, कि सिरचन क्या मेहनताना लेता था ये सब काम करने के बदले? तो पेट भर खाना। और दूसरा है एक आध पुराना कपड़ा। एक आध पुराना कपड़ा। मानू को उपहार में मिला। मानू को उपहार में क्या मिला? शीतल पाटी, चिक और कुश की एक जोड़ी आसनी। शीतल पाटी, चिक और कुश की एक जोड़ी आसनी। सिरचन को लोग कहते, सिरचन को लोग क्या कहते थे? मुफ्तखोर और बेगार। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो ये हमारे 7 वाक्य हैं। इसमें पाठ में सबसे पहले वाक्य कौन सा आया है, फिर कब, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, ऐसे हमको इनको क्रम देना है। तो पाठ में सबसे पहले तीसरा वाला जो वाक्य है वो हमारा पहला हो जाएगा। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। फिर उसके बाद दूसरा, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। फिर तीसरा, सातों तारे मंद पड़ गए। और चौथा, ये मेरी ओर से है, सब चीजें ही हैं दीदी। यानी कि इसमें पाठ में सबसे पहले वाक्य कौन सा आया है वो लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है, फिर उसके बाद का लिखना है, फिर उसके बाद का लिखना है। अब इसके बाद अभिव्यक्ति प्रश्न, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। तो ये हमारा आ गया यहां पर। यहां से हमारा उत्तर शुरू होता है। हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी
संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता। लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्ति कला, काष्ठ कला, काष्ठ यानी लकड़ी, काष्ठ कला, धातु कला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही किया जा सकता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोक कलाओं और कलाकारों को उचित प्रश्रय न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं की पहचान पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकवाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमें व प्रशासन दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया, कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इसके बाद का है पठनीय का प्रश्न। देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी जी के इस विचार से संबंधित लेख पढ़िए तथा इस पर स्वमत प्रस्तुत कीजिए। अब इसका उत्तर हो गया यहां से, इधर से उसका आंसर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यह गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। सरित सरोवर, सरित का मतलब है नदी, नदी, सरोवर, झील, जलाशय, विविध बिटप, वन, पर्वत, खेत, खलिहान और सहज स्वाभाविक जीवन शैली सब गांवों में ही
उपलब्ध हो सकती है। आज भी भारत की 65% से अधिक जनसंख्या गांवों में बसती है, परंतु देश के आर्थिक विकास का लाभ गांव वासियों को संख्या के अनुपात में नहीं मिल पाता। आज भी असंख्य गांव देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। गांव की समस्याएं चाहे गरीबी हो, सामाजिक हो, पेयजल हो या बिजली, सड़क, शिक्षा हो, इन्हें कभी भी गंभीर रूप से नहीं लिया गया। शहर के निकट बसे गांवों में तो फिर भी विकास की संभावनाएं बनी रहती हैं, परंतु दूर दराज के पिछड़े गांवों के विकास के प्रति प्रशासन का ध्यान ही नहीं जाता। देखा जाए तो गांव की प्रगति से ही पूरे देश की प्रगति जुड़ी है, क्योंकि गांव से ही हमारी प्रत्येक आवश्यकता, अनाज, वस्त्र, कागज, ईंधन, उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि की पूर्ति होती है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि देश की आत्मा गांव में विकास करती है, जो पठनीय का प्रश्न है। इसके अलावा हमारे जो ये प्रश्न है भाषा बिंदु के, तो ये भाषा बिंदु के जितने ये जो प्रश्न है ये काल परिवर्तन से संबंधित है, और इससे संबंधित मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूं, तो आप उसको देखकर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्न काल परिवर्तन के हैं, तो ये आप उसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई भी, अगर आपका पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।